LK आडवाणी और प्रमोद महाजन जो थे लाइव ये सारी चीजें देख रहे थे। अगर वो वायर नहीं टूटती उस टाइम पे तो ये लोग इतना सामान लेके आए थे कि आधा पार्लियामेंट तक उड़ सकता था। ये जो गाड़ी चला रहा था आतंकी, उसका कॉलर पकड़ के उसके ऊपर बंदूक लगा देते हैं। यही इस पूरे इंसिडेंट की जड़ है और यहीं से अफजल की जो जिंदगी थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। वो वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय जो कि गेट नंबर 11 पे वेट कर रहे थे, उनकी गाड़ी में जाके टक्कर मार देते हैं ये लोग। लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रमोद महाजन जो थे वो हाथ से पकड़ के अपने कमरे में ले जाते हैं और उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा, जैसे इनकी एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के एरिया में पहुंचती है, ये लोग गाड़ी रोकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाला जो फेक स्टिकर था, ये चीज सुनते ही पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी ये अपने गवर्नमेंट बंगलो जो था इनका, उसके लिए रवाना हो जाते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में सुपोर टाउन है जिसमें दू अबगाह नाम का एक गांव है और इसी गांव में ईयर 1969 में एक ऐसे आदमी का जन्म होता है जिसकी वजह से देश के लोकतंत्र का मंदिर यानी कि पार्लियामेंट खतरे में आ जाता है, जिसका नाम था मोहम्मद अफजल गुरु। अफजल गुरु ने ईयर 1988 आते आते सुपोर में अपनी स्कूलिंग पूरी की और सेम ईयर में एक झेलम वैली मेडिकल कॉलेज था, उसमें MBBS में एडमिशन ले लिया। लेकिन उस टाइम पे अफजल के घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ज्यादा सही नहीं थी और उसका यह भी मानना था कि कॉलेज में अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके साथ। तो इन सारी वजहों को देखते हुए अफजल गुरु जो था वो सिर्फ 1 साल के अंदर ही इस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाता है और अपना छोटा मोटा काम करने लगता है। अब इसी टाइम पे क्या था कि कश्मीर के हालात भी उतने सही नहीं थे। कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत ही तेजी से फैल रही थी, जिसको जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF चला रहा था। और JKLF की एक खासियत थी कि ये जो कम उम्र वाले कश्मीरी होते थे उनको ज्यादा रिक्रूट करते थे इंडिया के खिलाफ लड़ाई के लिए। तो इसी टाइम पे क्या होता है कि JKLF के 2 पावरफुल और पॉपुलर लीडर थे कश्मीर के अंदर, यासिन मलिक और हामिश शेख। इनकी नजर अफजल गुरु पे पड़ती है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो उनको लगा कि हमारे ज्यादा काम आएगा, तो ये इसके टच में आते हैं और मल्टीपल मीटिंग्स और मोटिवेशन के बाद JKLF ज्वाइन करा लेते हैं। और JKLF उस टाइम पे क्या करता था कि यंग कश्मीरियों को रिक्रूट करने के बाद उनको POK के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग करने के लिए भेजता था। तो ठीक 1 साल बाद यानी कि ईयर 1990 में ये जो यासिन मलिक था JKLF का, ये अफजल गुरु को भी कश्मीर से POK के मुजफ्फराबाद भेजता है। मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद अफजल गुरु और उसके साथ जो यंग लड़के रिक्रूट हुए थे, इन सबको एक पुरानी मैच बॉक्स फैक्ट्री में ले जाया जाता है और इस फैक्ट्री में जब ये लोग पहुंचते हैं तो जो पाकिस्तान की ISI थी वहां पे पहले से ही वो अपना कैंप जो थी वहां पे चला रही थी। तो इन लोगों की भी जो ट्रेनिंग थी वो इसी फैक्ट्री में स्टार्ट हो जाती है और इस पूरी ट्रेनिंग को पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिसर जैनुलाब्दीन जो था वो पूरी करवाता है। तो अफजल और उसके साथ कम उम्र के 80 लड़के और थे, इनकी 2.5 महीने तक वहां पे ट्रेनिंग चलती है। इस पूरी ट्रेनिंग में ये जो जैनुलाब्दीन था, इसने इन 80 लड़कों को हथियार चलाने से लेके कश्मीर के अंदर जाके कैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जो हो गए, उनको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसके बाद जब इनकी ट्रेनिंग जो थी वो पूरी हो जाती है तो अफजल जो उनके साथ बाकी लड़के थे उनको हथियार वगैरह दिए जाते हैं। तो अफजल को भी लौटते टाइम एक AK-47 3 लोडेड मैगजीन और 10,000 रुपए दिए जाते हैं। और ये सारी चीजें होने के बाद अफजल गुरु और इसके साथ जो लड़के थे इनको कुपवारा के त्रिगाम सेक्टर के थ्रू इंडिया में एंट्री करवा दी जाती है। अभी जितने लड़के थे वापस कश्मीर में घुस तो गए थे, लेकिन इनकी किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि इसी टाइम पे इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको इंटेल मिल जाता है कि एक पूरा का पूरा बैच POK में ट्रेनिंग लेके हथियारों के साथ कश्मीर में घुस चुका है। और इस इंटेल के आते ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो बैक टू बैक कश्मीर के अंदर इनको पकड़ना स्टार्ट करती हैं और कई सारे लड़कों को पकड़ लेती हैं। तो अब ये सारी चीजें देख के अफजल के जो घर वाले थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अफजल का भी नंबर आएगा और अफजल भी पकड़ा जाएगा। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में अफजल गुरु जो था उसका एक कजन रहता था, शौकत हुसैन गुरु। ये वही शौकत है जिसने नक्शा वगैरह सब आगे चल के बनाया था, अभी सारी डिटेल्स आएंगी आगे। तो अफजल के परिवार वालों ने क्या किया कि अफजल को उसके कजन यानी शौकत के घर मुखर्जी नगर भेज दिया। अब अफजल जो था वो सारी चीजों से दूर मुखर्जी नगर में शौकत के पास पहुंच जाता है, DU के अंदर पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन भी ले लेता है और साइड में छोटे मोटे कमीशन एजेंट टाइप जो काम होते हैं, छोटे छोटे काम जिनसे पैसा कमाया जा सके, वो सब स्टार्ट कर दिया था। तो अफजल और शौकत जो थे ये तो साथ में रह रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ एक आदमी और था जो कि बारामूला से था और DU के अंदर अरेबिक लैंग्वेज जो होती थी वो भी सिखाता था, जिसका नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, SAR गिलानी। तो सेम जगह से ये तीनों थे, प्लस यूनिवर्सिटी भी सेम थी, तो इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और आगे चल के यही दोस्ती इन तीनों पे बहुत भारी पड़ती है। देखिए, अब तक जो कहानी आपने सुनी है उससे आप समझ गए होंगे कि अफजल गुरु का इसमें हाथ था। इनफैक्ट अफजल गुरु का खुद का एक इंटरव्यू भी है जिसमें वो खुद इस पूरे अटैक की कॉन्स्पिरेसी के बारे में बता रहा है। इस इंटरव्यू के बारे में आप सुन सकते हो कुक्कू FM के ऑडियो शो द इंटरव्यू अफजल गुरु। इसमें इंडियन पार्लियामेंट के अटैक से लेके उसकी डेथ तक बहुत सारी चीजों को अच्छे से बताया गया है। कुक्कू FM एक ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहां
1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब तक बहुत से लोग कुकू एफएम पे अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और उनसे बहुत सारी नॉलेज भी गेन की होगी। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शो नहीं सुने हैं तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इस 7 दिन के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म का कोई भी ऑडियो शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 प्लस शोज जो हैं वो शामिल हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ऑफर बहुत अच्छा है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को भी जरूर बताएं। ये ऑफर एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी इसको अवेल करें। और हां, आफ्टर 7 डेज द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है वहां से कुकू एफएम डाउनलोड करो और इसके साथ द इंटरव्यू अफजल गुरु, ये जो ऑडियो शो है, इसको जरूर सुनिएगा। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। अब इसके बाद ईयर 1993 और 94 तक अफजल जो था वो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करता है डीयू से। तो इधर अफजल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी और कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ड्राइव चलाई थी जिसमें यंग कश्मीरी जो इंडिया के खिलाफ हो गए थे उनको सरेंडर करके एक नई लाइफ शुरू करने का एक मौका दिया जा रहा था, उनको इन्वाइट किया जा रहा था। तो ईयर 1994 में अफजल की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी, प्लस उसके घर वाले भी इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ कश्मीर में आके आप सरेंडर कर दो। तो अफजल जो था वो दिल्ली से कश्मीर आता है ताकि इन सब चीजों से उसका नाम हट सके। और अफजल भी ट्रेनिंग के टाइम पे जो बंदूकें वगैरह थी, जो हथियार वगैरह वो लेके आया था बॉर्डर पार करके, वो सारी चीजें जमा कर देता है और सरेंडर कर देता है सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे। तो उस टाइम पे ये था कि सरेंडर करने के टाइम पे एक सर्टिफिकेट मिलता था, तो उसमें लिखा होता था सरेंडर्ड मिलिटेंट। ये ऐसा समझ लीजिए कि यंग कश्मीरी जो थे, जो मिलिटेंट बन गए थे, उनको सुधारने का एक चांस टाइप दिया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि सरेंडर कर दिया तो उठा के जेल में डाल देंगे, मारना पीटना शुरू कर देंगे। सरेंडर करने के बाद एक नया चांस दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सरेंडर करने के तुरंत बाद सेम ईयर 1994 में अफजल गुरु वापस दिल्ली आ जाता है और अपना छोटा मोटा मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर देता है। 2 साल तक कुछ नहीं होता है। अफजल जो था वो बड़े आराम से वहां पे काम करता है दिल्ली के अंदर। लेकिन ईयर 1997 में अफजल दोबारा से अपने होम टाउन चला जाता है और वहां पे जाके अपना काम करना चाहता है। तो उसने कमीशन बेसिस पे मेडिकल और सर्जिकल आइटम्स जो होते थे उनका एजेंट बन गया था वो, और अपना उसी एरिया में इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करता था अलग अलग जगह पे। तो कई सालों तक कश्मीर में काम करने के बाद डेट आती है फरवरी 2001। तो इस दिन क्या होता है कि अफजल जो था वो श्रीनगर के लाल चौक के पास एक दुकान पर सर्जिकल आइटम की सप्लाई कर रहा था और यहीं पे अफजल की जो मुलाकात होती है वो तारिक अहमद नाम के एक आदमी से होती है। अब अफजल की जो तारिक से मुलाकात होती है यहाँ पे, यही इस पूरे इंसिडेंट की जड़ है और यहीं से अफजल की जो जिंदगी थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। तो होता क्या कि इस मीटिंग में तारिक जो है वो अफजल को बताता है कि वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है, वहां का रहने वाला है और कश्मीर के हालातों पे ये दोनों काफी देर तक बात करते हैं और इसके बाद मल्टीपल टाइम मिलते भी हैं। इनकी दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही एक दिन ये लोग श्रीनगर के अंदर बटुरालू मस्जिद थी, वहां पे नमाज पढ़ रहे थे। तो वहां से नमाज पढ़ने के बाद तारिक और अफजल की काफी देर बात होती है और इसी बीच में तारिक अफजल को सच बताता है। तारिक कहता है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और जैश ए मोहम्मद जो है उसके लिए काम करता है। और काफी देर बात करने के बाद ये अफजल को भी जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लेता है और उसको समझाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे, एक तो तुम अपने लोगों के लिए लड़ोगे और साथ साथ में जो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो पैसों की दिक्कत है, ये भी हम सही करा देंगे। अब ये सारी बात होने के बाद तारिक जो था वो अफजल को एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने सबसे ज्यादा आतंकी हमले इंडिया के खिलाफ प्लान किए। तारिक जो था वो अफजल को डायरेक्ट जैश ए मोहम्मद के सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा से मिलवा देता है। अब गाजी बाबा जो था वो था तो पाकिस्तान का, लेकिन इसने अपना बेस जो था वो कश्मीर की कई सारी पहाड़ियों में बना रखा था और ऐसे ही एक बेस इसने अडू हिल्स, पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर में बना रखा था। तो इसी पर्टिकुलर बेस पे तारिक जो है वो अफजल को लेके जाता है। इस बेस पे 60 से ज्यादा हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स थे, वायरलेस सेट्स थे, सैटेलाइट फोन्स थे, सारा कुछ था वहां पे। अब अफजल के वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही गाजी बाबा वहां पे आता है और मीटिंग स्टार्ट होती है इन लोगों की। और इसी मीटिंग में गाजी बाबा जो था वो अफजल को काफी मोटिवेट करता है और समझाता है कि आप मदद करो हमारी इस लड़ाई में, ये लड़ाई बहुत जरूरी है और इस लड़ाई में जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर और लश्कर तोयबा साथ मिलकर आ रहे हैं और दिल्ली के इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे हमला करेंगे। अब अफजल जो था वो ऑलरेडी दिल्ली में रह चुका था, वहां के बारे में जानता था, तो उसको गाजी बाबा कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, कि ये जो फिदाइन हमला करने लोग आएंगे दिल्ली के अंदर, तुम्हें इन लोगों के रहने का इंतजाम करना है और अगर तुम ये काम सही से करते हो तो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्लस काम पूरा होने के बाद पाकिस्तान के अंदर सेटल भी करवा दिया जाएगा। अब ये मीटिंग खत्म होती है। इस मीटिंग के बाद गाजी बाबा अफजल को ऑडियो कैसेट देता है, लिटरेचर देता है, जिसमें मसूद अजहर की जो स्पीचेस होती हैं वो होती हैं और फिर इसके बाद अफजल गुरु जो था वो इस काम के लिए हाँ बोल देता। तो गाजी बाबा को टोटल 5 आतंकी जो थे वो दिल्ली में भेजने थे और उसमें जो मोहम्मद नाम का आदमी था वो इन 5 लोगों को हेड कर रहा था। तो गाजी ने अफजल को सबसे पहले मोहम्मद से इंट्रोड्यूस कराया और अब
यहां से अफजल का काम यह था कि अफजल को इन 5 आतंकियों को दिल्ली पहुंचाना था और उनकी मदद करनी थी, जिसमें सबसे पहले इनके हेड मोहम्मद था, उसको पहुंचाना था। तो अफजल जो था वो मोहम्मद से मिलने के बाद अपने कजन शौकत, जिसके साथ वो रहता था पहले, उसको फोन मिलाता है दिल्ली के अंदर और मोहम्मद के लिए एक रूम अरेंज करने के लिए कहता है। और उस पर्टिकुलर टाइम पे उसने शौकत को कुछ बताया नहीं था। और शौकत जो था वो दिल्ली के अंदर उस समय फ्रूट्स का काम करता था और उसकी शादी भी हो चुकी थी नवजोत संधू नाम की लड़की से, और शादी के बाद उस लड़की का नाम चेंज हो गया था, अफशान गुरु हो गया था। तो शौकत और उसकी बीवी जो थे मुखर्जी नगर के हाउस नंबर 1021 के फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो अफजल का जब फोन गया था शौकत के पास, तो शौकत ने अपने घर के थोड़ी दूर पे ही मुखर्जी नगर में ही क्रिश्चियन कॉलोनी थी B41 में, जो कि एक बॉयज हॉस्टल था, उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम का अरेंजमेंट कर लिया। अब क्योंकि आगे चल के 4 लोगों को और आना था दिल्ली में, तो रूम चाहिए थे, तो शौकत ने दूसरा रूम भी अरेंज किया मुखर्जी नगर के गांधी विहार A97 के सेकंड फ्लोर पे। अब ये सारे अरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद नवंबर 2001 में अफजल गुरु मोहम्मद को कश्मीर से लेके दिल्ली के लिए निकलता है। और मोहम्मद जब अफजल के साथ निकल रहा था, उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं थे, सिर्फ उसके पास एक कॉम्पैक्ट प्रेसारियो लैपटॉप और 50,000 रुपए थे, और कुछ भी नहीं था उसके पास। अब अफजल और मोहम्मद जो थे वो दिल्ली पहुंचने के बाद शौकत के घर पे जाते हैं, वहां ये तीनों मिलते हैं और अफजल जो था वो शौकत को सब कुछ बता देता है कि ऐसे 5 लोग आने वाले हैं, ऐसे ऐसे हमला करने वाले हैं। तो शौकत जो था वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। तो अब मोहम्मद तो पहुंच चुका था दिल्ली के अंदर, लेकिन 4 लोगों को और पहुंचाना था अफजल को, और इन सारे अरेंजमेंट के लिए पैसे भी चाहिए थे। तो मोहम्मद दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले हवाला के थ्रू 20 लाख रुपए मंगवाता है एक अननोन सोर्स से। उसके बाद उसमें से 5 लाख रुपए जो थे वो अफजल को देता है और कहता है कि अभी जब तुम वापस जाओगे कश्मीर लड़कों को लेने, तो तारिक मिलेगा वहां पे, ये 5 लाख रुपए उस तारिक को दे देना। और अफजल ठीक ऐसा ही करता है, कश्मीर पहुंचता है, तारिक को 5 लाख रुपए दे देता है और इसके बदले में तारिक जो है वो 2 और लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। ये जो 2 लोग थे जिनसे तारिक अफजल को इंट्रोड्यूस कराता है, उसमें से एक का नाम था राजा और दूसरे का नाम था हैदर। अब इसके बाद दिसंबर फर्स्ट वीक में अफजल जो था वो कश्मीर में दोबारा जाता है और जो बाकी के 2 बचे आतंकी थे, राना और हमजा, उनको भी लेके आता है। लेकिन ये दोनों जब दिल्ली आते हैं तो ये खाली हाथ नहीं आते हैं, ये अपने साथ 2 बड़े बैग में 4 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल्स, 12 मैगजीन्स, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 15 शेल्स, 15 ग्रेनेड, 2 पैकेट डेटोनेटर्स, रेडियो एक्टिव डिवाइसेस और 2 वायरलेस सेट लेके आता है। तो दिसंबर 2001 के फर्स्ट वीक में 5 आतंकी मोहम्मद, राजा, हैदर, राना और हमजा दिल्ली पहुंच चुके थे और अब यहां से पार्लियामेंट हमले में बहुत ही कम टाइम बचा था। और इसी टाइम पे शौकत ने गिलानी, जो कि अफजल और शौकत दोनों का दोस्त था और सेम यूनिवर्सिटी से थे, उसको भी सारी चीजों के बारे में बता देता है कि ऐसे ऐसे हमला होने वाला है। अब सारे लोग पहुंच तो गए थे। इसके बाद अफजल का टास्क था कि अफजल को इन लोगों के लिए मोबाइल और सिम अरेंजमेंट करना था। अफजल 4 दिसंबर 2001 को मॉडल टाउन में कमल किशोर की मोबाइल शॉप से मोटोरोला मॉडल 180 का मोबाइल और एक सिम लाता है। और फिर उसके बाद गफ्फार मार्केट में संदीप चौधरी की दुकान शॉप नंबर 26 से सोनी एरिक्सन मॉडल J70 मोबाइल और कुछ सिम लेके आता है। तो इस तरीके से इनके पास 5 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड हो जाते हैं। अब ये मोबाइल और सिम कार्ड जब सबके पास अपने अपने हो जाते हैं, तो सबसे पहला यूज इसका 5 दिसंबर को मोहम्मद, जो कि हेड था इनका, ये करता है। ये अपने नए मोबाइल नंबर 9810565284 से दुबई पे मल्टीपल कॉल लगाता है और प्लान डिस्कस करता है। और फिर ये सारी बात करने के बाद ये लोग अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। और ये इससे रिलेटेड जितने भी मीटिंग करते थे, ये शौकत के घर पे करते थे, यानी कि मुखर्जी नगर के हाउस नंबर 1021 पे। और जब ये मीटिंग होती थी इस घर पे, तो पाकिस्तान के 5 आतंकी जो अटैक करने आए थे ये होते थे और इनके साथ 3 लोग और होते थे, यानी कि अफजल गुरु, SAR गिलानी, शौकत, ये तीनों भी रहते थे इनके साथ। और घर में जो शौकत की वाइफ थी अफशान गुरु, ये भी रहती थी, जिसको इस बारे में पता था। तो अब मुखर्जी नगर में सारे लोग बैठ के दिल्ली में आतंकी हमला प्लान कर रहे हैं और इनके अलावा दिल्ली के अंदर हर कोई इस चीज से अनजान था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो इस मल्टीपल मीटिंग में ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि दिल्ली की जो मेन लोकेशन है, जैसे UK और US की जो एम्बेसीज हैं, पार्लियामेंट है, प्लस एयरपोर्ट है जो दिल्ली एयरपोर्ट है, इनकी ये जाके रेकी करेंगे, वहां का पूरा एक डिजाइन बनाएंगे और उसके बाद आके उस पर डिस्कशन करेंगे कि सबसे बेस्ट सुटेबल हमले के लिए लोकेशन कौन सी हो सकती है। तो इससे पहले कि अगले दिन सब लोग जाके फिजिकली वो सारे मैप बनाए, वहां की रेकी करें, अफजल जो था वो लैपटॉप में इंटरनेट एक्टिवेट करके UK और US की जो एम्बेसीज थी, दिल्ली एयरपोर्ट और पार्लियामेंट की जो लोकेशन थी, उसके बारे में जितना भी सर्च करके डिटेल्स इकट्ठी हो सकती थी वो इकट्ठी करता था, ताकि वहां जाने से पहले ऑलरेडी इनके पास कुछ ना कुछ डिटेल्स हों। तो ये सारी चीजें होने के बाद सबसे पहले शौकत जो था उसको रेकी के लिए भेजा जाता है। शौकत अपनी यामाहा मोटरसाइकिल से जाता है, जिसका नंबर DL ISK 3122
था, शौकत को चाणक्यपुरी का एरिया दिया गया था जहां पे जाके इसको यूके और यूएस की जो एम्बेसीज थी वहां की रेकी करनी थी और चार्ट बनाना था। तो ये वैसा ही करता है, ये वहां पे जाता है, रेकी करता है और चार्ट बनाता है, वो चार्ट बना के वापस आ जाता है। तो शौकत जब यहां से वापस आता है तो इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि 8 दिसंबर को ये लोग किसी एक को नहीं भेजेंगे पार्लियामेंट, बल्कि ये सारे लोग एक साथ जाएंगे पार्लियामेंट, वहां की रेकी करेंगे। तो एक बाइक की और जरूरत थी, तो ये लोग एक और ब्लैक कलर की यामाहा बाइक जिसका नंबर था HR51E 576 ये गुप्ता ऑटो डीलर से 20,000 में खरीदते हैं और फिर इस बाइक का यूज करके पार्लियामेंट सारे लोग पहुंचते हैं और वहां की रेकी करना स्टार्ट करते हैं। और पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट का चार्ट था कि कहां कहां पे गेट नंबर हैं, कौन से गेट नंबर से एग्जिट हो सकता है, कौन से गेट नंबर से एंट्री आसानी से हो सकती है, ये सारी चीजें डिटेल लेके एक चार्ट में मेंशन कर देते हैं। अब ये सारी चीजें करने के बाद ये लोग शौकत के घर में इकट्ठे होते हैं और अफजल और मोहम्मद जो थे इनके पास सैटेलाइट फोन था, इस सैटेलाइट फोन के थ्रू ये सारे चार्ट की जो डिटेल्स थी ये इकट्ठी करते हैं और गाजी बाबा को फोन मिलाया जाता है। ये सारी डिटेल्स जो थी वो गाजी बाबा को बताई जाती हैं, चार्ट शेयर किए जाते हैं और ये सारी डिटेल्स देखने के बाद गाजी बाबा डिसाइड करता है कि ये लोग पार्लियामेंट में हमला करेंगे और वहां के जितने भी पॉलिटिशियंस होंगे उनको हॉस्टेज बनाएंगे। गाजी बाबा से गो हेड मिलने के बाद ये जितने भी लोग थे सारे लोग हमला करने की तैयारी में लग जाते हैं अगले ही दिन से। अब इसके बाद इनको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना था। जैसे इसके बाद इन्हें 7:2:1 के रेशियो में अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर, अमोनियम पाउडर और सल्फर का इंतजाम करना था ताकि इन केमिकल्स का यूज करके लोग बना सके। और ये जो सारे केमिकल्स थे ये बाजार में मिल जाते हैं आसानी से। तो इसका भी जो काम दिया गया था ये अफजल को दिया गया था। तो अफजल 6 दिसंबर को हमजा के साथ दिल्ली में खादी बाउली एरिया में अनिल कुमार की दुकान से 50 केजी अमोनियम नाइट्रेट खरीदता है। ऐसे ही तुलाराम एंड सन से 15 केजी सिल्वर पाउडर, 5 केजी सल्फर, 30 केजी कैपेसिटी का स्टील ड्रम, मिक्सचर ग्राइंडर और जार के साथ ये लोग ड्राई फ्रूट्स भी खरीदते हैं ताकि ऑपरेशन लंबा चले तो इनके पास खाने के लिए कुछ रहे। अब ये सामान तो ये लोग ले आए थे, लेकिन ये जो रूम इन्होंने रेंट पे लिए थे छोटे थे, तो इनको ये सब बनाने के लिए, कार वगैरह पार्क करने के लिए, हर एक चीज करने के लिए एक बड़ा घर चाहिए था। तो 9 दिसंबर 2001 को ये लोग मुखर्जी नगर के इंदिरा विहार में हाउस नंबर 281 जो कि सेकंड फ्लोर पे था उसको प्रॉपर्टी डीलर बलराज के थ्रू रेंट पे लेते हैं। अब इसके बाद हमले में 4 दिन बचे थे और इनको चाहिए थी एक व्हाइट एम्बेसडर कार जिसके थ्रू इनको हमला करना था। तो जैसे तैसे करके 11 दिसंबर को अफजल और मोहम्मद ये कार ढूंढ रहे थे और करोल बाग में एक कार डीलर था जिसका नाम था लकी मोटर्स, और लकी मोटर्स के पास ये जाते हैं जिसमें मोहम्मद अपना नाम आशिक हुसैन खान बताता है और एक पुरानी व्हाइट एम्बेसडर कार जिसका नंबर DL3CJ1527 था इसको 1,80,000 में खरीद लेते हैं। इस कार को खरीदने के बाद ये लोग सबसे पहले इसके ऊपर एक शैडो फिल्म लगवाते हैं ताकि अंदर का कुछ दिखे नहीं, और फिर इसके बाद इनको एक लाल बत्ती चाहिए थी जिसके लिए ये लोग हैमिल्टन रोड कश्मीरी गेट में जाते हैं, एक लाल बत्ती खरीद के लाते हैं वहां से और गाड़ी पे लगा देते हैं ताकि ये जो एम्बेसडर है ये एक मिनिस्टर की गाड़ी की तरह लगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने चांदनी चौक वगैरह से खरीदी थी, जैसे 3 पुलिस यूनिफॉर्म, दिल्ली का एक मैप खरीदा था। तो ये सारी चीजें खरीदने के बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं। अब इसके बाद डेट हो चुकी थी 12 दिसंबर 2001 और हमले में सिर्फ एक दिन बचा था। तो 12 दिसंबर को दिन में ही मोहम्मद जो था, जो लैपटॉप लेके आया था, जो गाजी बाबा ने उसको दिया था, उसका